अब आगे। ज्यान का विला। ज्यान, ज्यान। विला के अंदर आते हुए ज्यान की बड़ी मां माया ने ज्यान को आवाज लगाया। माया के साथ वष्टी भी अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी मासूम नजरें सोफे पर बैठे आगम पर थी। लेकिन पल भर में उसने उससे अपने नजरें भी हटा लिया। हाल में सिर्फ आगम और आद्विक ही बैठे थे। ज्यान आसपास नजर नहीं आ रहा था, तो माया ने सीधे उन दोनों से पूछा, ज्यान कहाँ है आगम? वो, बड़ी मां, नूरवी की तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यान उसके साथ रूम में ही है। आगम ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा। माया ने एक तेज नजर ज्यान के कमरे की ओर डाली, फिर वही रखे सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। वो सोफे पर बैठी ज्यान के नीचे आने का इंतजार करने लगी, लेकिन उसकी आंखें लगातार आगम और आद्विक को घूरने लगे थे। ज्यान ने घर वालों को बिना बताए ही शादी कर ली थी, और इन दोनों में से भी कोई उन्हें कुछ बताया तक नहीं था। वही आगम और आद्विक दोनों को भी माया की घूरती हुई निगाहें समझ आ रहे थे, लेकिन ज्यान के खिलाफ वो दोनों कुछ नहीं करते थे। चाहे सही हो या गलत, वो ज्यान के साथ ही खड़े होते थे। आगम ने धीरे से पूछा, बड़ी मां, आप कुछ लेंगे? माया ने कुछ नहीं कहा। तभी वष्टी धीमी आवाज में बोली, मैं भाई को बुला लाती हूं। वष्टी इतना बोलकर वहां से जाने को हुई, लेकिन माया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं वष्टी, हम उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। माया की बात सुन वष्टी चुपचाप वही खड़ी रही, लेकिन उसकी नजर बार बार आगम के तरफ जा रहे थे, जो उसके तरफ अब तक अपने नजरें उठाकर एक बार भी नहीं देखा था। ज्यान का रूम। नूरवी के बगल में लेटे ज्यान को इस वक्त अपने पलकों का झपकने तक का एहसास नहीं हो रहा था। इस कदर उसकी बेहद गहरी नजरें पूरी तरह से नूरवी पर जमी हुई थी। नूरवी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से ज्यान के करीब और उसकी बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। उसकी नाजुक सांसें इस वक्त ज्यान के सीने से टकरा रही थी, जिससे उसके अंदर हलचल सा मच रहा था, लेकिन वो ना नूरवी के करीब बढ़ रहा था और ना ही उससे अलग हो रहा था। ज्यान का एक हाथ नूरवी के सिरहाने पिलो बना हुआ था, जबकि दूसरा हाथ धीरे धीरे नूरवी की खूबसूरत चेहरे पर सरकता जा रहा था। नूरवी ने आज उसे कम उलझन में नहीं डाला था, लेकिन उस लड़की की नजदीकी उसे एक गहरी आराम और शांति का एहसास दिला रहा था। कुछ पल बाद ज्यान के फोन पर एक नोटिफिकेशन की बीप साउंड गूंज उठी। उसने आराम से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। उसे आद्विक के तरफ से ही एक मैसेज मिला था, और जिसमें उसने ताना मारते हुए ये लिखा था, अगर अपनी शार्ट टेम्पर्ड बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो गया हो तो नीचे आकर अपनी बड़ी मां की डेडली निगाहों से हमें बचाएं। मैसेज पढ़ते ही ज्यान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से न्यूट्रल हो गए। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आराम से नूरवी से अलग होकर रूम से बाहर चला गया। खुराना मेशन। हाल में ज्यान के दादाजी विक्रांत अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लिए सोफे पर बैठे हुए थे। वही उनके बगल में बैठे विशाल उन्हें लैपटॉप के स्क्रीन को दिखाते हुए अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबर दे रहा था। हमें जल्द से जल्द वहां अपना कब्जा बना लेना होगा बाऊजी। अंडरवर्ल्ड के हर एक माफिया की नजर इस वक्त उस जहाज पर ही टिकी है। ये सुन विक्रांत थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, ज्यान, अब तक ये काम कर चुका होगा विशाल, उसे अभी कॉल मिलाओ। विशाल अपना सर हिलाते हुए ज्यान का नंबर डायल करने को हुआ कि तभी वहां एक सर्वेंट आकर बोला, बॉस, सौरभ भारद्वाज आए हुए हैं। सौरभ का नाम सुन विशाल और विक्रांत के चेहरे के हाव भाव थोड़ा बिगड़ गए। उन्हें समझने में देर नहीं लगा कि सौरभ यहां क्यों आया है। विक्रांत ने कहा, उसे अंदर आने दो। कुछ पल बाद, नूर, नूर, नूर बच्चा .नूर। सौरभ अपने चेहरे पर गुस्सैल एक्सप्रेशन लिए विक्रांत और विशाल को घूरते हुए नूरवी को आवाज लगाते हुए चिल्ला रहा था। विक्रांत एकदम खामोश बैठा था और उनके चेहरे के हाव भाव एकदम प्लेन थे, लेकिन विशाल गुस्से में लग रहा था। वो बोला, तुम्हारी बेटी यहां नहीं है सौरभ,
तो फिर तुम्हारे बेटे ने मेरी नूरवी को छुपा कर रखा कहा है? सौरभ ने गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। लेट मी करेक्ट योर क्वेश्चन मिस्टर सौरभ भारद्वाज। तुम्हें हमसे ये पूछना चाहिए था कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को तुमसे ही आखिर कैसे छीन लिया? सौरभ के सवाल सुन विशाल ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए सौरभ से कहा। गुस्से से सौरभ का चेहरा तिलमिला उठा। तभी विशाल ने आगे कहा, तुमने नूरवी को उसके कोल्ड हार्टेड माफिया से छुपाकर रखने की हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि जियान को अपने चीजों को हक से छीनने की आदत है। विशाल के घमंड से भरी एक एक लफ्ज सौरभ के गुस्से को बढ़ाव दे रहे थे, लेकिन उनका दिल कब से नूरवी को देखने के लिए छटपटा रहा था। वो गुस्से से बोला, नूरवी इस वक्त कहाँ है विशाल? विशाल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आखिर में उसने बता दिया कि नूरवी जियान के साथ उसके प्राइवेट विला में है। जियान का विला। माया के सामने खड़े जियान का चेहरा एकदम भावहीन था। उसकी गहरी नजरें माया पर टिकी थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। माया उसके लिए अपने मां से भी बढ़कर थी, लेकिन जियान हमेशा उनके सामने ही ऐसे ही होता था। वही माया उसे हल्के गुस्से से देख रही थी। वो नाराजगी भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर जियान, हमें बिना बता ही तुमने शादी कर ली? जियान ने सीधे से कहा, मैंने शादी उससे जबरदस्ती की है बड़ी मां। बोलते हुए जियान का चेहरा ज्यादा ही सीरियस था और उसकी आवाज में भी ज्यादा ही कठोरता थी। माया थोड़ी देर खामोश रही, फिर उससे पूछी, आगम ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जियान ने आगम को एक नजर देखा, फिर उनसे कहा, वो अब ठीक है। और उसे घर कब ला रहे हो? माया ने उससे दोबारा से पूछा। तब जियान ने कहा, जब वो चाहेगी। माया ने बस लाचारी में सर हिला दिया। जियान ऐसा ही था, जरूरत से ज्यादा उसे ना बात करने की आदत थी और ना ही सुनने की। माया ने अपने बैग में से नूरवी के लिए लाए हुए खानदानी कंगन निकालकर जियान के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, वैसे तो मैं ये कंगन उसे खुद पहनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है नूरवी इस वक्त इन्हें बिल्कुल पहनना नहीं चाहेगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी हाल में नूरवी की नींद भरी हल्की मोटी सी आवाज सुनाई दी, तो सभी मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। नूरवी नींद से भरी हुई अपनी आंखों को मलते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी मासूमियत और उसकी आलस भरी चाल उसे ज्यादा ही क्यूट बना रही थी। वो माया के सामने आकर फिर से अपने सवाल दोहराते हुए बोली, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं ये कंगन पहनना नहीं चाहूंगी? माया हैरानी से कभी नूरवी को देखती तो कभी जियान को। उसे उसके कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि नूरवी उससे इस तरह का सवाल कर रही। आखिर उसने खुद हमेशा नूरवी की जुबान से जियान के लिए नफरत के शब्द सुने थे। वो जानती थी कि नूरवी जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और माया खुद को यहां यही समझा कर आई थी कि वो सिर्फ जियान से ही मिलकर जाएगी, क्योंकि उसे लगा था कि नूरवी जियान के परिवार के किसी भी सदस्य का चेहरा तक देखना नहीं चाहेगी। लेकिन इस पल नूरवी के बदले हुए रवैये ने माया को पूरी तरह चौंका दिया था। माया ने धीरे पूछा, क्या कहा तुमने? तुम ये पहनना चाहोगी? ऑफ कोर्स, ये तो मेरा हक है बड़ी मां। बोलते हुए नूरवी ने माया के हाथ से वो खानदानी कंगन लिए देखने लगी। वही माया सावलिया निगाहों से जियान के तरफ देखती रही, जैसे वो पूछना चाह रही हो कि उसने नूरवी को ऐसे कैसे बदल कर रखा दिया। आगम, आद्विक और वष्टी हैरानी से नूरवी की ओर देख रहे थे। जियान की नजर भी नूरवी पर ही टिकी थी, लेकिन उसने इस पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया। उसे सुबह से नूरवी के तरफ से ऐसे ही तो झटके मिल रहे थे। इन्हें तो सच में खूबसूरती से बनाया गया है बड़ी मां। चलिए मुझे अभी ये कंगन पहनाइए, नूरवी ने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। माया अभी भी अपने चेहरे पर हैरान भाव लिए उसे ही देखते खड़ी थी। उसने नूरवी के हाथ से दोनों कंगन लिया और चुपचाप नूरवी को पहनाने लगी। जियान अपने एक आईब्रो कुजाते हुए चुपचाप नूरवी की ओर देख रहा था। नूरवी का इस तरह का बर्ताव उसे ज्यादा ही उलझन में डाल दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नूरवी से कैसे डील करे। जब वो उस पर चिल्लाते हुए उससे बचकर जाने की जिद करती,
तो वो उसे अपना गुस्सा दिखाकर उसे आराम से अपने कंट्रोल में करता। लेकिन इस वक्त सामने खड़ी उसकी ये नूरवी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। थोड़ी देर बाद माया वष्टी के साथ वहां से चली गई। आगम को एक जरूरी कॉल करना था तो वो बाहर जाने लगा, लेकिन वो रुककर आद्विक को भी खींचते हुए अपने साथ ले गया, क्योंकि जब से नूरवी नीचे आई थी तब से वो उसे ही घूरे जा रहा था। आज तक किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन नूरवी ने उसे सीधे थप्पड़ झाड़ दिया था। अगर नूरवी ज़ियान की बीवी नहीं होती तो वो उसकी हालत खराब करने में देर नहीं लगाता। आखिर आकर वो भी एक माफिया ही तो था। हाल में अब नूरवी और ज़ियान ही रह गए थे। ज़ियान की नजर नूरवी पर टिकी थी, जो पहले से ही उसके ओर देखते हुए खड़ी थी। ज़ियान धीरे से नूरवी की ओर बढ़ते हुए उसे सोफे पर धकेला, फिर पूरी तरह नूरवी के ऊपर झुक गया। नूरवी अपने आंखें टिमटिमाते हुए ज़ियान के चेहरे को ही देखती रही, जिनमें कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें धीरे धीरे अपने होंठों पर वो महसूस करने लगी थी। ज़ियान नूरवी के होंठों के करीब अपने होंठ ले जा रहा था। वो जैसे जैसे नूरवी के होंठों के करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे नूरवी की होंठों पर अजीब सी घबराहट और शर्म से भरी मुस्कुराहट खिल रही थी। लेकिन पल भर में वो मुस्कुराहट गायब भी हो रही थी। ज़ियान धीरे से नूरवी की हिलती होंठों को अपने गर्म सांसों से चूमा, फिर नूरवी के आंखों में देखा। नूरवी सुकून से अपने आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को उसके गले में लपेट रही थी। लेकिन कुछ पल बाद भी नूरवी को ज़ियान के होंठ अपने होंठों पर महसूस ही नहीं हुए। उसने अपने आंखें खोला और ज़ियान के बेजान नजरों से अपने नजरें टिकाई। नूरवी के इतना करीब जाकर ज़ियान ने उसे चूमा ही नहीं था, वो बस उसे देखता रहा। वहीं नूरवी खुद ही आगे बढ़ते हुए धीरे से अपने हाथों में ज़ियान के चेहरे को थामा, फिर ज़ियान के होंठों पर अपने होंठ रख दिया। ज़ियान के आंखें कसक कर बंद हो गए, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि नूरवी उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर काट रही है। ज़ियान ने अपने आंखें खोल नूरवी के आंखों में देखने लगा। नूरवी सिर्फ उसके होंठों को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे चेहरे पर काट रही थी। कभी गालों पर तो कभी उसके होंठों के किनारे, कभी उसके दूसरे गाल तो कभी ज़ियान के ईयरलोब। ज़ियान को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन नूरवी का इस तरह चुपके से बढ़ती नजदीकी और शैतानियत के लहरों ने उसे बेकाबू कर रहा था। ज़ियान, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे कुछ खिलाएंगे या फिर मैं आपको ही खा लूं? आप तो वैसे भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। नूरवी ने अपनी आंखों में शरारत लिए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी मेरे साथ, वर्ड्स एंजल। प्रीकैप। अगर आपने उस गिफ्ट को गलती से भी छुआ ना, तो मैं खुद को यहां से नीचे धकेल दूंगी। ज़ियान, दूर हटिए। नूरवी। दर्द और कपकाहट भरी एक जोरदार चिक ज़ियान के विला में गूंज उठा। क्या होने वाला है आगे के एपिसोड में, जानने के लिए पढ़िए इस जुनून भरा कहानी।